विवादास्पद या विवादित प्रश्नों का उत्तर लिखने में आप लोग फंस जा रहे हैं। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं कि विवादास्पद प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें। देखिए, ये क्वेश्चन का एक विशेष टाइप है। यूपीएससी कई टाइप के क्वेश्चन पूछती है, उसमें एक टाइप है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा और उस पर आपसे आपके विचार मांगे जाएंगे। समस्या ये होती है कि पता आपको सब कुछ होता है उस डिबेट के बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन कितनी बातें लिखनी है, आंसर में संतुलन कैसे बनाना है, आंसर की शुरुआत कैसे करनी है, उसका निष्कर्ष कैसे लिखना है, इन सब चीज़ों में आकर के आप लोग फंस जा रहे हैं। और कोई क्या कर रहा है, पूरा का पूरा विवाद ही बता दे रहा है कि यह है विवाद, मतलब टॉपिक टाइप से, तो नोट्स हो जा रहा है आप लोगों का, वो आंसर नहीं है। सही आंसर विवादास्पद प्रश्नों का कैसे लिखें, इसको एक बार जहन में अच्छे से बैठा लीजिए। ये हर सब्जेक्ट में हो सकता है। जैसे कि इतिहास में आपसे दिया जा सकता है कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था। अब ये क्या है, एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही ज्योग्राफी में हो सकता है, इकोनॉमी में हो सकता है, साइंस एंड टेक में हो सकता है, पॉलिटी में भी है, बहुत सारे ऐसे डिबेट हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें जो प्राइमा फेसिया आपको देख करके यह समझ में आ जाता है ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, विवादास्पद प्रश्न है, तो उसका उत्तर लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, सटीक रूप से सीख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं कि बहुत पॉपुलर ये भी विवाद है कि भारतीय संविधान, नोट कर लीजिए आप लोग, भारतीय संविधान उधार का संविधान है। ये क्या है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप बताइए उधार का संविधान है या नहीं है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ या ना बता दो, आपसे इस आंसर आपको लिखना है और सिद्ध करना है कि उधार का संविधान है या नहीं है। तो ऐसा कभी भी विवादास्पद प्रश्न आपको लिखे मिले तो उसकी शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में विवाद प्लस विवाद की वजह बताएं। यहीं से शुरुआत करनी है। पहले स्ट्रक्चर कर लीजिए कि विवादास्पद प्रश्नों का उत्तर लिखने का सही फ्रेम क्या होता है, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग लिख करके बोल करके मैं बता दूंगा कि क्या होना चाहिए, और उसी फॉर्मेट में कभी भी आप लोग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मिलेगा तो आप लोग लिखेंगे। ठीक, शुरुआत करनी है विवाद प्लस विवाद की वजह बताएं। आगे पैराग्राफ चेंज करके आप लोगों को जो पक्ष अंततः सिद्ध नहीं करना है, जो पक्ष अंततः सिद्ध नहीं करना है, उस पर संक्षेप में लिखें, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। ठीक है, पहले शुरुआत कर देना है विवाद और विवाद की वजह बता करके, उसके बाद से जो पक्ष अंततः सिद्ध नहीं करना है उस पर हम लोग संक्षेप में लिखेंगे। उसके बाद से जो पक्ष सिद्ध करना है या जो अंततः हम लोग को निष्कर्ष निकालना है उस पर विस्तार से लिखेंगे प्रमाण के साथ। ठीक है, और फिर संक्षेप में निष्कर्ष लिखेंगे। और कैसा होना चाहिए, निष्कर्ष में हमेशा संतुलन होना चाहिए। एक पक्ष की तरफ ब्लाइंडली या एकदम कंप्लीटली आप झुक गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी विवादास्पद प्रश्न आप लोग को मिलेगा तो उसका फ्रेम यही होगा। इंट्रोडक्शन की शुरुआत, मतलब क्वेश्चन की उत्तर लिखने की शुरुआत विवाद प्लस विवाद की वजह बताते हुए करें। उसके बाद से दूसरे पैराग्राफ में जो पक्ष अंततः सिद्ध नहीं करना है उस पर संक्षेप में लिखें। तीसरे पैराग्राफ में जो पक्ष हम लोग को निष्कर्ष निकालना है या सिद्ध करना है उस पर विस्तार से लिखेंगे, उदाहरण के साथ, प्रमाण के साथ में लिखेंगे। ठीक, और फिर संक्षेप में निष्कर्ष लिखेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसी प्रश्न का उत्तर लिख करके कि क्या होना चाहिए इसका सही फ्रेम। ठीक, अभी हम लोग मान के चलते हैं कितना, 250 वर्ड्स में आप लोग को आंसर लिखना है। हाँ, तो अब भारतीय संविधान उधार का संविधान है, इसको शुरुआत कैसे करेंगे। तो सिंपल सा मैं बोल रहा हूं, आप लोग समझिए
और खुद से लिखना है। अभी सब कुछ मैं लिखवा दूंगा तो वो फिर आप लोग को उत्तर में मौलिकता नहीं रहेगी, हर किसी का आंसर एक ही होगा। आप लोग, मैं फ्रेम बता दे रहा हूँ, आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख करके लेकर के आए ऐसे, ठीक ना। जैसे इसको शुरुआत करेंगे कि कुछ लोग यह कहते हैं कि भारतीय संविधान उधार का या पैबंद लगा हुआ संविधान है, और उनके ऐसा कहने का कारण यह है कि संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके उपयोगी प्रावधानों को अपने संविधान में जगह दी। ठीक है, यही है विवाद और यही है विवाद की वजह। पहले पैराग्राफ में क्या, उत्तर की शुरुआत में हम लोग पैबंद लगा हुआ है, ये आरोप है, उधार का है, और कहने का कारण क्या है कि 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके प्रावधानों को हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया। यही विवाद है। आपका पहला हिस्सा आंसर का खत्म हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके फिर आप भाषा की सटीकता, यहां पर बहुत जरूरी है ऐसे प्रश्नों डिबेट को सिद्ध करने में। जैसे दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखेंगे आप बताइए। दूसरे पैराग्राफ में कोडिंग कर लीजिए, बस आप लोग लिखिए मत सब कुछ शब्द से। कि असली प्रश्न यह है कि उन देशों के संविधानों से प्रभावित होने की मात्रा कितनी है। यदि हमने उन देशों के संविधानों से ऐसे प्रावधानों को ज्यों का त्यों रख लिया है जो हमारी परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, तब तो हम इसको कॉपी पेस्ट कह सकते हैं। लेकिन हमारी संविधान सभा ने सूक्ष्म विवेक का प्रयोग करते हुए विभिन्न देशों के संविधानों से सिर्फ ऐसे प्रावधानों को ही स्वीकार किया जो हमारी परिस्थितियों के अनुरूप है, और अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसमें हमने आवश्यक समायोजन भी किया। जैसे अब हमने क्या बातचीत की थी कि प्रमाण के साथ बताएंगे, तो अगले पैराग्राफ में हम प्रमाण या उदाहरण के साथ अपने इस कथन को सिद्ध करेंगे कि संविधान सभा ने कैसे अपने सूक्ष्म विवेक का प्रयोग किया और विभिन्न प्रावधानों को अपने संविधान में स्थान देने से पहले अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उसको समायोजित किया। जैसे कि अमेरिका के या यूएसए के संघात्मक ढांचे से प्रभावित होते हुए भी हमने दोहरी नागरिकता और दोहरे संविधान के प्रावधान को स्वीकार नहीं किया। वैसे ही ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली से प्रभावित होकर के भी हमने राष्ट्र प्रमुख के तौर पे निर्वाचित राष्ट्रपति जो पर्याप्त शक्तियों से लैस रखा, और साथ ही राज्यों को ब्रिटेन की एकात्मक व्यवस्था की तरह नगण्य या गौण नहीं बनाया। ये प्रमाण है। और आप बता सकते हैं कि ना तो हमने ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया और ना ही एक कठोर संविधान लिख करके अमेरिका की तरह न्यायिक सर्वोच्चता का या न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया, बल्कि एक लचीला और रिजिड, मतलब फ्लेक्सिबल और रिजिड टाइप का संविधान बना करके हमने शासन के विभिन्न अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य संतुलन स्थापित किया। उसी प्रकार हमने यूएसए के संविधान से यथोचित विधि प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और ब्रिटेन के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दोनों का समायोजन किया। इतना प्रमाण सफिशिएंट है। ठीक, तीसरे पैराग्राफ ने अपने प्रमाण दे दिया। अब निष्कर्ष में हम लोग क्या बताएंगे, यहां पर भी भाषा शैली चाहिए। बहुत लोग बस अंततः कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान अनुसार का संविधान नहीं है, ये कोई निष्कर्ष नहीं होता है, ये तो क्वेश्चन का रिपीटेशन है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक, क्या लिखेंगे, इस निष्कर्ष को आप लोग नोट कर सकते हैं कि मौलिकता का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि कुछ नया सोचा जाए। यदि ज्ञान का विकास एक निश्चित बिंदु तक हो चुका है तो हर देश पुनः उसी बिंदु की खोज करे, यह संसाधनों की बर्बादी है, न कि मौलिकता। मौलिकता का अर्थ यह भी होता है कि ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करके हम अपने देश के परिस्थितियों के अनुरूप एक संहिता या संविधान तैयार कर लें। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि हमारे संविधान की मौलिकता यह है कि विभिन्न देशों के संविधानों के विभिन्न प्रावधानों का अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार समायोजन किया गया है। यह निष्कर्ष हो गया। ठीक ना, तो कभी भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आएगा तो इसी टाइप से आप लोगों को आंसर लिखना है।
इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं कि ये तो आप लोग को लिख करके लाना ही है। दूसरा क्वेश्चन कि ऐसा कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के ही बारे में कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। एक तीसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिए, ये भी लिख करके लेकर के आना है कि संविधान सभा ना तो संप्रभुता संपन्न थी और ना ही उसके द्वारा निर्मित संविधान लोकप्रिय है, पॉपुलर है। यह भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको उसी फ्रेम के आधार पर लिखना है। ठीक, अभी आप लोग जिस फेज में हैं इसी टाइप के प्रश्नों से शुरुआत करनी है आप लोगों को। लिखिए, उसके बाद से करंट की चीजें जोड़ करके अभी का जो पैटर्न है उसके अनुसार हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया? अच्छा, नोट कर लीजिए। संविधान सभा न तो संप्रभुता संपन्न थी और ना ही उसके द्वारा निर्मित संविधान एक लोकप्रिय संविधान था। 250 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग लिख कर लें।